नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भारत 24 न्यूज़ और अपना भारत 24 न्यूज़ के लिए मैं आपके साथ आपका मित्र शरद द्विवेदी। हमारे खास कार्यक्रम जन जन की आवाज़ के खास एपिसोड में आज हमारे साथ उपस्थित रहेंगे लेखक कुलदीप शास्त्री, जो अपने आप में खुद एक मनोवैज्ञानिक लेखक भी हैं और राया में स्थित है एक ओडीएम कॉलेज, वहाँ के प्राचार्य भी हैं और मोटिवेटर भी हैं। उन्हीं से हम प्रश्नों की श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए उन्हीं से हम बातचीत करेंगे। जी कुलदीप जी, पहला तो मेरा प्रश्न आपसे यही रहेगा कि मनोवैज्ञानिक से आप संबंधित हैं, तो मनोवैज्ञानिक की तरफ आपका जो रुख है इस तरफ कैसे आगे बढ़ा? नमस्कार सर, मैं ये बताना चाहता हूँ कि जब मैं एमएड कर रहा था गोल्डफील्ड कॉलेज फरीदाबाद से, तो वहाँ एक मेरी गाइड थी, जो मेरी एमएड की गाइड थी, डॉक्टर सोनम बंसल। वो भटिंडा से थी और गोल्ड मेडलिस्ट थी। एक बार उनकी बुक निकलती थी द साइकोलॉजिकल लाइफ। तो इस बारे में जब उनसे पूछा कि मैम आप ये बताइए, आप ये बुक कैसे लिखती हैं, तो उनसे बोलती हैं कि इसमें बहुत काम करना पड़ता है, बहुत मेहनत है और तुम नहीं कर पाओगे काम। उसके बाद मैंने उनको पूछा कि आप मुझे बताइए, मैं कैपेबल हूँ और मैं कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने सबसे पहली जो किताब थी उसे 2012 में मैंने जब एमएड किया, तो एमएड करने के बाद ही मेरा जो मोटिव था वो ये था कि मैं एक राइटर बनना है मुझे और बुक लिखनी है। उसके बाद मैंने 2013 में सबसे पहला प्रयास किया। मैंने बहुत सारे पब्लिशरों के नंबर नेट से निकाले और मैंने उनसे कांटेक्ट करने का प्रयास किया। जब कांटेक्ट किया तो उन लोगों ने बोला कि हम लोग तो सिर्फ एक्सपीरियंस ऑथर्स को ही काम करने के लिए देते हैं, फ्रेशर के लिए नहीं देते। कहीं आपने बुक लिखी है क्या उसके लिए? लेकिन मैं तो फ्रेशर था। तो 2014 में 1 जनवरी 2014 को मेरी सबसे पहली जो बात हुई थी वो राखी प्रकाशन के जो निदेशक हैं डॉक्टर पीयूष भार्गव, जो आगरा में संजय पैलेस में उनका खुद का पब्लिशर है और उनके पिताजी बहुत बड़े मनोवैज्ञानिक भी हैं। तो उनसे मेरी बात हुई तो मैंने उनको बताया कि सर मैं बुक लिखना चाहता हूँ और मैं अपनी क्वालिफिकेशन के बारे में उनको बताया। उन्होंने कहा कि ठीक है आप आ जाइए, और उन्होंने मुझे सबसे पहली बुक लिखने को दी थी सामाजिक परिप्रेक्ष्य में मनोविज्ञान। जो मेरी जो किताब पब्लिश हुई थी वो 2014 को दशहरा वाले दिन हुई, और उसके बाद से ही जो मेरी किताबों की श्रृंखलाएं थी, आज तक लगभग वर्तमान समय तक मैं विभिन्न प्रकाशकों के लिए, उसमें मुख्य रूप से राखी प्रकाशक हैं और आरएम प्रकाशन है जिसके निदेशक अंशु मंगल हैं, और अंजना प्रकाशन मंदिर जिनके जो निदेशक हैं वो डॉक्टर राहुल अग्रवाल जी हैं। मोस्टली मैं 3 पब्लिशरों के लिए भी काम करता हूं और लगभग वर्तमान समय तक 100 से अधिक पुस्तकों का लेखन मेरे द्वारा मनोवैज्ञानिक विषय का किया जा चुका है, जिसमें मोस्टली क्या है कि बीएड के लिए, एमएड के लिए, बीटीसी और 4 ईयर डीएलएड, और अभी एक नया कोर्स आने वाला है इंटीग्रेटेड 4 ईयर डीएलएड। इसमें भी मैंने लगभग 6 किताबों का अभी लेखन कार्य किया है, जो गोरखपुर यूनिवर्सिटी और आगरा यूनिवर्सिटी में और फैजाबाद यूनिवर्सिटी में जो डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालय में पढ़ाई है। अभी जैसे कि आपकी जो शिक्षा रही है उसके बारे में थोड़ा जानकारी देनी थी। सर मैं शिक्षा के बारे में यही बताऊंगा कि मैं ग्रामीण परिवेश में पढ़ा हुआ हूं और मेरा जो 10th और +2 ये दोनों ही ग्रामीण परिवेश में हुआ, और मेरा जो जीवन काल था इतना आर्थिक पिछड़ा हुआ ग्रामीण क्षेत्र, मैंने कभी ये सोचा भी नहीं था कि शायद मैं इस मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। और उसके बाद मैंने जो बीएससी किया वो मथुरा में स्थित बीएसए कॉलेज से किया है। एमएससी मेरा जूलॉजी से भी बीएसए कॉलेज से ही है। उसके बाद मैंने डबल एमएससी किया है जो मेरा आरएसएस कॉलेज बलदेव से रहा। उसके बाद मेरा मन किया मैं बीएड करूं, बीएड मेरा चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी कैंपस से रहा, और मेरा एमएड महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी कैंपस रोहतक के एफिलिएटेड कॉलेज गोल्डफील्ड कॉलेज बल्लभगढ़ में जो स्थित है वहां से रहा। और मैंने एमबीए भी किया है ऑपरेशन मैनेजमेंट में, जो सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से डिस्टेंस में किया। और वर्तमान में मैं अनाथ बच्चों में अजमेर विश्वविद्यालय से, भगवंत विश्वविद्यालय अजमेर से पीएचडी भी कर रहा हूँ, जो मेरा अभी दिसंबर तक मेरा थीसिस अवार्ड भी हो जाएगा उसके लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उतार चढ़ाव भी आए हैं, जिनको मैंने अपने पारिवारिक स्थिति से, आर्थिक स्थिति से, मानसिक स्थिति से सामना करते हुए मैंने अपनी शिक्षा को पूर्ण किया है। और अभी जब मेरा पीएचडी कंप्लीट होता है, मुझे लग रहा है शायद जनवरी या फरवरी 2022 में मेरी डिग्री मुझे अवार्ड होगी, और उसके बाद मुझे मास्टर ऑफ डॉक्टरेट भी करना है। इसके लिए मैं डीयू में या फिर राजस्थान यूनिवर्सिटी में भी ट्राई कर रहा हूँ, और वो डिपेंड करता है कि मेरा जो टॉपिक है, थीसिस है पीएचडी का, उसके बिहाफ पे मेरा मास्टर ऑफ डॉक्टरेट में कहाँ नंबर आता है, उसके बाद मैं अपनी कंटिन्यू स्टडी करूँगा।
कुलदीप जी, जैसे कि आप मतलब अभी पता चला कि आप साइकोलॉजी से संबंधित लेखक हैं जी। तो असल जिंदगी में साइकोलॉजी का क्या मतलब है, मतलब किस तरीके से रिलेटेड है असल जिंदगी से साइकोलॉजी? जी, इसके बारे में आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसके लिए मैं आपको ये बता दूं कि मनोविज्ञान जो है वो हमारे जीवन में एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे आज का सबसे बड़ा अवसाद है कि हम लोग जितनी समस्याएं हैं, हम मोस्टली समस्याओं के पीछे भागते हैं, लेकिन वो समस्या की उपज क्या है, समस्या का उत्पत्ति कहाँ से हो रही है, इसके बारे में विचार नहीं करते। अगर प्रत्येक व्यक्ति ये सोचने लगे कि जो समस्या है उसको उत्पन्न कहाँ से हो रही है या उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई है, हम उस उत्पत्ति तक पहुंचेंगे तो हम समस्या का परमानेंटली समाधान कर सकते हैं। लेकिन आज का विषय क्या है कि हम लोग सोचते हैं कि जो आज की समस्या है वो आज खत्म हो जाए, कल के बारे में हम इस बारे में विचार नहीं करते। लेकिन मनोविज्ञान ये कहता है, मनोविज्ञान क्या है? मनोविज्ञान मन का विज्ञान है, और जो मन की स्थिति को जान सकता है, जो मन की परिस्थिति को समझ सकता है, वो व्यक्ति मनोवैज्ञानिक है। अब मनोविज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में क्या महत्व है, इसके लिए मैं यही बताना चाहूंगा। जैसे हाई स्कूल इंटर के बच्चे हैं, अभी परीक्षा परिणाम आता है, कुछ बच्चे उसमें फेल हो जाते हैं तो कुछ तनाव के कारण सुसाइड भी कर लेते हैं। कुछ लोग हैं जिसमें मानसिक अवसाद इतना बढ़ जाता है कि अपनी स्टडी भी छोड़ देते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं कि पढ़ाई छोड़ने के बाद एक गलत रास्ते अपना लेते हैं। तो मैं उनको यही कहना चाहूंगा कि मनोविज्ञान का जो विषय है, अगर हम मन की स्थिति को समझें, मन हमारा क्या चाहता है, मन हमारा क्या करना चाहता है, अगर हम मन को स्थिति को समझें। जैसे सबसे पहले मनोविज्ञान के बारे में ही मैं बताऊं कि पहले जो मनोविज्ञान थी वो मन का विज्ञान था, लेकिन जैसे जैसे मनोवैज्ञानिक आते गए उन्होंने कहा था कि मन जो है, मन तो अनंत है और मन की परिकल्पना नहीं कर सकते हम लोग। और दूसरा क्या है कि जो मन है, मन चंचल होता है, मन हमारे नियंत्रण में नहीं है। तो लोगों ने मन के विज्ञान को नेग्लेक्ट कर दिया, और इसको फिर लोगों ने क्या कहा कि जो मनोविज्ञान है उसको लोगों ने आत्मा का विज्ञान माना। लेकिन जैसे जैसे आत्मा का विज्ञान को आगे मनोवैज्ञानिकों ने पढ़ना प्रारंभ किया तो लोगों ने इस पर भी उंगली उठाना प्रारंभ कर दिया कि आत्मा तो अजर अमर है, ना तो आत्मा को किसी ने देखा, ना आत्माएं जन्म लेती है, ना आत्माएं मरण लेती हैं, तो फिर आत्माओं की स्टडी कैसे की जा सकती है? इसलिए लोगों ने उसको भी नेग्लेक्ट कर दिया। और अब वर्तमान में जो मनोविज्ञान है वो व्यवहार का विज्ञान है। जिस व्यक्ति का जैसा व्यवहार होगा, जिस व्यक्ति का जितना अच्छा व्यवहार होगा, उसके मन की स्थिति उतनी ही अच्छी रहेगी। और मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपके पास समस्याएं हैं और आपके पास विपरीत परिस्थितियां हैं, आप आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप दुनिया की बातों को न सुनते हुए आप सिर्फ और सिर्फ अपने मन की सुनिए कि हमारा मन क्या कहता है। और आपका अगर खुद के मन पर नियंत्रण है तो आप एक सफल व्यक्ति बन सकते हैं, ऐसा मेरा वादा है। मतलब कुलदीप जी, आपका ये कहना है कि असल जिंदगी को यदि आप जीना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं जो साइकोलॉजी का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझना जरूरी है। जी, बहुत जरूरी है। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं आजकल का जो समाज है वो टोटली जैसी संबंधित उसमें पड़ता है, तो उसके बारे में साइकोलॉजी क्या सोचती है? सर, मनोविज्ञान यही कहती है, देखिए यदि आपके घर में कोई झगड़ा होता है या आपके घर में आर्थिक स्थिति से आप जूझ रहे हैं, तो इसका कारण कोई टोटका या तांत्रिक विद्या नहीं हो सकता। इसका रीजन यही हो सकता है, या तो आप वास्तु ज्ञान से आप परिचित नहीं है। अगर हम वास्तु ज्ञान से परिचित नहीं है तो हमें वास्तु ज्ञान से ही परिचित होना चाहिए। कभी कभी हमारे जो घरों की समस्याएं हैं वो वास्तु ज्ञान पर ही बहुत ज्यादा निर्भर रहती हैं। जैसे हमारे शयन कक्ष का उल्टा होना, जीने के नीचे भगवान जी का स्थान होना, या फिर हमारे जो सीढ़ियां हैं उनका सही स्थान न होना, इसके लिए अगर हम वास्तु ज्ञान का अध्ययन करें तो आज का जो समाज है, आज का जो समाज ज्योतिषी या तांत्रिकों की तरफ जा रहा है, उससे हम अपनी स्थितियों को बचा सकते हैं। तो आज की स्थिति इतनी हो गई है कि तांत्रिक विद्या ज्योतिषी इतना फैला हुआ है कि कितने परिवार नष्ट हो गए इन चीजों में। दूसरा क्या है, तांत्रिक और ज्योतिषी जो है वो किसी चीज का निश्चित इलाज नहीं है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मनोविज्ञान को समझना पड़ेगा, मन की स्थिति को समझना पड़ेगा। और मनोविज्ञान आज के दैनिक जीवन में इतनी महत्वपूर्ण हो गई है कि मनोविज्ञान के बिना आप कुछ कदम भी नहीं चल सकते। अगर आपको मनोविज्ञान का, और मैं आने वाली पीढ़ी को भी यही कहूंगा कि अगर आप पढ़ना चाहते हैं और आप अगर आना चाहते हैं तो मनोविज्ञान का अध्ययन करिए, क्योंकि मनोविज्ञान ही व्यक्ति को व्यक्ति बनाता है। अगर हम मनोविज्ञान का अध्ययन नहीं करते हैं तो हमें व्यक्तिता, इंसानियत, मानवता, ईगो, परम ईगो, सुपर ईगो, ईगो, इदम, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती। और जब जानकारी नहीं होती इन सब के बारे में तो हम गलत कदम उठाते हैं। और इसके लिए हमारे मनोविज्ञान का हमारे दैनिक जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। इसलिए लोगों को मैं यही जागरूक करना चाहूंगा कि वो गलत दिशा में न जाकर के, तांत्रिक जोशी आदि चीजों को न जाकर के और मनोविज्ञान का अध्ययन कराएं, और आने वाली पीढ़ी मनोविज्ञान की महत्वपूर्णता को समझे। तो हम इन चीजों से दूर होकर के इन लोगों के जाल में फंसने से बच सकते हैं।
और हमने इस साथ साथ में अपनी जो अध्ययन क्षमता है उसको भी आगे बढ़ा सकते हैं। कुलदीप जी का कहना यह है कि साइकोलॉजी कॉन्सेप्ट को पढ़ना आवश्यक है, जिससे कि इसके तहत की जो ज्योतिष विद्या है और जो तांत्रिक विद्या है उससे हम दूर रह सकें। लेकिन एक कहीं ना कहीं मेरा दूसरा प्रश्न ये रहेगा इसमें कि हम जो है अभी आज का एक ट्रेडिशन, ये मतलब एक प्रश्न चल रहा है कि नॉर्मल बच्चे ग्रेजुएशन करते हैं और क्या नाम है, उसके बाद बच्चे ये मतलब एक क्लियर नहीं कर पाते हैं कि वो बीटीसी करें या बीटीसी या बीएड में अंतर क्या है ना। तो उसके बारे में आप मतलब लेखक हैं और साइकोलॉजी के अच्छे ज्ञाता हैं, तो उसके ऊपर भी थोड़ा प्रकाश डालने की जरूरत है। मैं ये बताना चाहता हूँ, अभी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 जो मोदी सरकार ने पारित की है उसमें क्लियर कर दिया है कि एक तो पहले क्या था कि जो विभिन्न यूनिवर्सिटी होती थी, जैसे आगरा यूनिवर्सिटी है, बरेली यूनिवर्सिटी है, फैजाबाद यूनिवर्सिटी है, गोरखपुर यूनिवर्सिटी है, उनमें बीएड बीटीसी इन सबका सिलेबस अलग अलग होता था। लेकिन 2020 शिक्षा नीतियां आई हैं उनमें कुछ चीजों में परिवर्तन किया गया है। एक तो एक समावेश एक पाठ्यक्रम रहेगा, जितने विश्वविद्यालय हैं उनमें मात्र और मात्र 25% ही पाठ्यक्रम बदलेगा और पूरा पाठ्यक्रम उन चीजों का सेम रहेगा। दूसरी चीज, मैं और बीटीसी और बीएड का अगर प्रकाश डालूं तो उसके बारे में यही कहना चाहूंगा कि आज से अगर 2 साल पहले की बात करें तो बीएड के कंपेरिजन में बीटीसी अधिक महत्वपूर्ण थी, क्योंकि जो भी 2012 के बाद वैकेंसी आई हैं, उत्तर प्रदेश सरकार ने जो निकाली हैं, जिसमें 69,000 भी रहा है, 68,500 भी रही है, 29,600 भी रही है, उसमें बीटीसी को अधिक महत्व मिला है कंपेरिजन टू बीएड। लेकिन अभी जो मोदी सरकार ने नीति पारित की है उसमें क्या है कि बीएड के लिए ऑप्शन ज्यादा है कंपेरिजन टू बीटीसी। पहले क्या था कि प्राइमरी में सिर्फ और सिर्फ बीटीसी वाले ही एप्लीकेबल कर सकते थे, बीएड वाले अप्लाई नहीं कर सकते थे। लेकिन अभी योगी सरकार ने ये फाइनल कर दिया है कि जो प्राइमरी शिक्षा है और जूनियर शिक्षा है उन दोनों में जो बीएड किए हुए बच्चे हैं वो भी उसमें जा सकते हैं। कहीं ना कहीं मतलब एक प्रश्न ये भी है कि शिक्षक बनने के लिए विद्यार्थी को संयम होना आवश्यक है। बिल्कुल आवश्यक है। ऐसा क्यों? दूसरा ये देखिए, मैं एक और फर्क इसमें बता देता हूँ अभी कि बीटीसी करने के बाद सिर्फ आपके पास एक ही स्पेस है, एक ही उद्देश्य है आपका बीटीसी करने के बाद, आप सरकारी टीचर बन सकते हैं। लेकिन यदि अगर आपने बीएड किया है तो बीएड करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे आप बीएड हैं तो आप टीजीटी पीजीटी फाइल कर सकते हैं, टीजीटी में बीएड मांगते हैं। उसके बाद हम नवोदय विद्यालय में वैकेंसी निकलती है, आश्रम पद्धति में वैकेंसी निकलती है और गेस्ट टीचर के लिए वैकेंसी निकलती है। बीटीसी करने वालों को गेस्ट टीचर के लिए नहीं लिया जा सकता। लेकिन अगर आप बीएड हैं, टेट पास हैं, सीटेट पास हैं, तो आप नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, आश्रम पद्धति विद्यालय और जो आरएसएस के सरस्वती वाले विद्यालय हैं उनमें आप अच्छी सैलरी पर भी काम कर सकते हैं। लेकिन आप बीटीसी कर रखा है तो आपके पास सिर्फ एक ही ऑप्शन है कि उत्तर प्रदेश सरकार जब जगह निकालेगी उसके बाद आपको उसमें स्थान मिलेगा। अदर देन आप किसी भी डिग्री कॉलेज में या फिर प्राइवेट स्कूल में बीटीसी करके आप नहीं पढ़ा सकते। रूल्स तो यही है, बाकी आप पढ़ा सकते हैं, वो डिपेंड करता है खुद की अपने आवर्टी पर। टेट के और एस्टेट के विद्यार्थी जो मेहनत करते हैं, मतलब उनके लिए आप क्या कहेंगे कि मतलब वो किस तरीके से तैयारी करें कि जैसे कि वो यूपी टेट हुआ या अदर स्टेट के टेट एग्जाम हुए उनको वो क्वालिफाई कर सकें, या जिन बच्चों ने टेट क्वालिफाई कर लिया है वो एस्टेट किस तरीके से क्वालिफाई कर सकते हैं? सर मैं बताना चाहूंगा, जो एस्टेट है, एस्टेट भी बोलते हैं सुपर टेट जी। सुपर टेट जब पहले हुआ था सबसे पहले तो इसमें 90 क्वेश्चन आते थे और वो लिखित क्वेश्चन होते थे। आई थिंक 150 क्वेश्चन थे सही। अभी जो क्वेश्चन आ रहे हैं सुपर टेट में, जैसे अभी 69 भर्ती में भी आया था, तो पूरा जो पेपर है वो वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित है। वस्तुनिष्ठ पद्धति पर आधारित है। उसमें क्या है कि बहुत सारे पेपरों को सम्मिलित किया गया है, इसमें हिंदी भी है, अंग्रेजी भी है और बहुत सारे विषय हैं। तो एक तो मैं यही कहूंगा कि अगर बच्चे को टेट पास करना है तो आज का जो टेट है, चाहे वो सी टेट है या सुपर टेट है या वो यूपी टेट है, आर टेट है या किसी अदर स्टेट का टेट है, उसमें सबसे ज्यादा जो प्रतिभाग है, सबसे ज्यादा स्थान है वो मनोविज्ञान को दिया हुआ है। क्योंकि 150 क्वेश्चन आते हैं, 150 क्वेश्चनों को 5 भागों में डिवाइड किया जाता है, जिसमें हिंदी भी होगी, अंग्रेजी भी होगी, संस्कृत भी होगी, आपका ईवीएस भी होगा और मनोविज्ञान भी होगा। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम उस पर प्रकाश डालते हैं तो पेपर में 60% क्वेश्चन ऐसे होते हैं सिर्फ और सिर्फ मनोविज्ञान की पेडागॉजी से संबंधित होते हैं। अगर बच्चे की मनोविज्ञान पर अच्छी पकड़ है, जैसे हिंदी के 30 क्वेश्चन आते हैं, तो 30 क्वेश्चनों में क्या है, 15 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जिसका जवाब हम आसानी से दे सकते हैं, जैसे कि कौन सा रस है, इसमें कौन सी अलंकार है, कौन सा छंद है। लेकिन 15 क्वेश्चन उस एग्जाम में ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ आपके मनोविज्ञान पर ही आधारित होते हैं। जैसे कि एक एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं यहाँ पे, जैसे कोई बच्चा है और आप एक शिक्षक कक्षा में पढ़ा रहा है और एक बच्चा आपकी क्लास में शोर कर रहा है, तो क्वेश्चन बनता है कि आप उस बच्चे को डांट करके क्लास से बाहर निकाल देंगे या आप उस बच्चे को नहीं पढ़ाएंगे
या आप उस बच्चे के अभिभावकों को बुला करके उस बच्चे की स्थिति के बारे में अवगत कराएंगे या उस बच्चे को डांटेंगे। ये क्या है, ये मनोविज्ञान का भाग है। जब तक किसी शिक्षक ने और किसी विद्यार्थी ने मनोविज्ञान नहीं पढ़ा है, भले ये क्वेश्चन मैथ में भी हो सकता है, साइंस में हो सकता है, हिंदी में हो सकता है, लेकिन इसका जो भाव है वो पूरे रूप से मनोविज्ञान है। उसका जवाब क्या रहेगा? तो उसका जवाब ये रहेगा कि न तो हम क्लास के बच्चे को बाहर निकालेंगे, क्योंकि जब RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार पारित हुआ 2009 में, जब से किसी भी शिक्षक को बच्चे को मारने के लिए प्रेरित नहीं किया सकता। आप बच्चे को मार नहीं सकते, इसके लिए आपको दोषी ठहराया जा सकता है। इससे सबसे अच्छा तरीका, न तो आप और एक गलती पर आप किसी बच्चे के अभिभावक को भी नहीं बुला सकते। एक अच्छे शिक्षक का फर्ज ये बनता है, उसका ये उत्तरदायित्व है कि वो उस बच्चे की मनोस्थिति को समझे कि आखिर बच्चा गुस्सा में है या आपकी क्लास में पढ़ना नहीं चाह रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। हो सकता है शिक्षक में भी तो कमी हो सकती है, उसको पढ़ाना ना आता हो या उसकी जो टीचिंग स्किल है या टीचिंग मेथड है उनसे बच्चा संतुष्ट ना हो, और संतुष्ट न होने पर बच्चा क्या तनाव हो जाता है, और तनाव जब होता है बच्चे के अंदर तो वो गुस्से में आता है, और गुस्से में वो अपने आप को, क्रोध होने पर वो अपने आप के आपे को खो देता है। क्योंकि मनोविज्ञान में थोंडाइक हुए हैं, थोंडाइक ने सिद्धांत दिया है सीखने का। उन्होंने ये भी कहा है कि यू कैन लीड अ हॉर्स टू वाटर बट यू कैन नॉट मेक हिम टू ड्रिंक। हम एक घोड़े को पानी तक ले जा तो सकते हैं, बट उसे पानी पीने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ये सीखने का सिद्धांत है। अगर बच्चे आपकी शिक्षा पद्धति से खुश नहीं है, अगर एक क्लास का बच्चा आपके शिक्षण कार्य से प्रभावित नहीं है, प्रसन्न नहीं है, तो आप उसे जबरदस्ती क्लास में तो बिठा सकते हैं, लेकिन उसे आप सीखने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। और जब वो क्लास में जबरदस्ती बैठेगा तो उसका मन नहीं लगेगा, और मन न लगने पर वो आपको क्रोध भी करेगा, क्लास से उठ के भी भागेगा। इस स्थिति में बच्चे की मनोस्थिति को जानते हुए एक शिक्षक को खुद में सुधार करना चाहिए कि मैं इस बच्चे को, और जब एक शिक्षक एक बच्चे को सुधार नहीं कर सकता तो मैं ऐसे शिक्षक को यही कहूंगा कि उसे शिक्षक बनने का अधिकार नहीं। एक प्रश्न मेरा यह हो रहा है कि मतलब शिक्षक बनना हर किसी के बस की बात नहीं होती है, लेकिन कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो लॉन्ग डिस्टेंस पर B.Ed या BTC करते हैं, जैसे कि वो मतलब इनके मानकों को नहीं सीख पाते हैं। उस पर आपका क्या विचार है? सर मैं ये बताना चाह रहा हूँ इस बारे में कि जब आप रेगुलर B.Ed और डिस्टेंस या करस्पॉन्डेंस B.Ed करते हैं, तो रेगुलर जो B.Ed होती है उसमें पहले होती है माइक्रो टीचिंग और उसके बाद होती है 40 दिन की मैक्रो टीचिंग। माइक्रो टीचिंग और मैक्रो टीचिंग क्या है? मैक्रो टीचिंग में एक अब्राहम लिंकन हुए जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा था कि लघु कक्षा में लघु बच्चों को पढ़ाना लघु समय में माइक्रो टीचिंग कहलाती है। कम समय में कम बच्चों को कम पाठ्यक्रम के साथ में पढ़ाना माइक्रो टीचिंग कहलाती है। उसमें क्या है, एक क्लास में 7 बच्चे रहते हैं, 8 बच्चे रहते हैं, आपकी क्लास के बच्चे होंगे, आप उनके सामने पढ़ाएंगे। उसमें 2 चीजें होती हैं, एक तो आप ब्लैक बोर्ड पे जैसे राइटिंग है आपका कैसे चलता है, और क्लास का जो हेजिटेशन है वो, और जो आपके क्वेश्चन पूछने की और करने की जो टेंडेंसी है वो माइक्रो टीचिंग में खत्म हो जाती है। और जब इस चीज को आप मैक्रो टीचिंग में जाते हैं तो आपकी मैक्रो टीचिंग है वो 40 दिन के लिए प्राथमिक विद्यालय में होती है, जूनियर विद्यालय में या प्राथमिक विद्यालय में 6 से लेकर के 8 तक में ट्रेनिंग दी जाती है 40 दिन की। तो वहाँ पे क्या है, आपको क्लास मिलेगी 25 बच्चों की, 20 बच्चों की, और वहाँ पे आपको पढ़ाने के सारे पेडागोगी पढ़ाई जाती है। और पेडागोगी का हमारे सुपर टेट और टेट में बहुत बड़ा योगदान है। पेडागोगी है क्या, मैं ये बताता हूँ। टीचिंग स्किल, टीचिंग मेथड, टीचिंग टेक्निक और टीचिंग मैगजीन्स, यानी शिक्षण सूत्र, शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल और शिक्षण विधि, इन चारों चीजों से मिलकर के बनता है आपका पेडागोग। और जब तक एक शिक्षक को शिक्षण विधि नहीं आती, शिक्षण प्रविधि नहीं आती, शिक्षण कौशल नहीं आते, शिक्षण सूत्र नहीं आते, जिस चीजों को ये नहीं पता कि शिक्षण सूत्र क्या है, क्या बिना सूत्र के मैथ को सॉल्व किया सकता है? नहीं किया जा सकता। ऐसे जिस तरीके से बिना सूत्रों के मैथ को सॉल्यूशन नहीं किया जा सकता, उसी तरीके से मनोवैज्ञानिक के सूत्रों के बिना, शिक्षण सूत्रों के बिना आप पेडागोगी को सॉल्व नहीं कर सकते। और जब करस्पॉन्डेंस में आप B.Ed और BTC करके जा रहे हैं, BTC तो होती नहीं है करस्पॉन्डेंस में, अगर B.Ed आप करस्पॉन्डेंस से डिस्टेंस लर्निंग में करके आ रहे हैं तो आपको इन चीजों का आपको ज्ञान ही नहीं होगा। और जिस टीचर को शिक्षण पद्धतियां नहीं आती, शिक्षण मेथड नहीं आते, शिक्षण सूत्र नहीं आते, तो आप क्लास में जाकर के बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे? तो ऐसे लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा कि वो लोग अपने तरीके से रेगुलर B.Ed करें और BTC रेगुलर करें, जिससे जो शिक्षा के मानक हैं, क्लास में स्टैंड होने का तरीका, ब्लैक बोर्ड पर लिखने का तरीका, क्लास को ऑब्जर्व करने का तरीका। इस चीज पर आप सरकार के को लेकर क्या कहेंगे कि मतलब सरकार ऐसे ऐसे कॉलेजों को मतलब परमिट कर देती है जिसमें मतलब इन चीज़ों का ध्यान नहीं दिया जाता है, वो कॉरेस्पॉन्डिंग या मतलब डिस्टेंस पे B.Ed करवाने के लिए उन्हें परमिशन दे दी जाती है, तो सरकार की गलती नहीं है इसमें? सर मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए हमारे यहाँ विश्वविद्यालय भी कई प्रकार के हैं, जैसे कि सेंट्रल यूनिवर्सिटियां हैं, डीम्ड यूनिवर्सिटियां हैं, करस्पॉन्डेंस यूनिवर्सिटी है, लर्निंग यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले हमारे इग्नू का स्थापना हुई थी। इग्नू क्या, नेशनल डिस्टेंस यूनिवर्सिटी है, उसमें आप करस्पॉन्डेंस से B.Ed भी कर सकते हैं।
उसका बीएड वैसे मान्य होता है, मान्य है गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में। पिछली बार अभी बीच में हटा दिया था, फिर दोबारा से उसे रिकॉग्नाइज किया गया है। लेकिन वो टीचर बन सकता है, वो इग्नू से बीएड करने के बाद आप टीचर तो बन सकते हैं, लेकिन टीचर बनने का जो बच्चों को देने का जो शिक्षण कला है, जो शिक्षण विधियां हैं, वो कैसे आएंगी आपके अंदर? मैं उसी की बात कर रहा हूँ कि वो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए सफल टीचर कहलाएगा। नहीं, मैं इस चीज से सहमत नहीं हूँ। वो सफल टीचर नहीं कहला सकता, वो सफल टीचर नहीं कहला सकता, क्योंकि उसको जिस चीज की टेक्निक नहीं है बच्चों को पढ़ाने का। उनका बच्चा क्या है, बच्चा और ग्राहक दोनों कभी गलत नहीं हो सकते। बच्चा बिल्कुल निर्दोष होता है। अगर क्लास में बच्चे को समझ में नहीं आ रहा है तो एक शिक्षक का ये फर्ज बनता है कि साम दाम दंड भेद उस बच्चे को उसे संतुष्ट करना है, और वो टीचर ही उसे संतुष्ट कर सकता है। जैसे शिक्षण सूत्र आते हैं, शिक्षण सूत्र में क्या है, जैसे ज्ञान से अज्ञानता की ओर, सरल से कठिन की ओर, सरल से विशिष्टता की ओर। अगर हम ज्ञान से, जब बच्चा पहली बार क्लास में आता है, हम उससे जब ऐसा कोई क्वेश्चन पूछते हैं जो बच्चे को नहीं आता, तो बच्चे को लगता है कि पता नहीं मैं कितने बड़े कोर्स में मैंने प्रवेश ले लिया, वो घबरा जाता है और वो क्लास छोड़ के चला जाता है। लेकिन हमें एक टीचर का फर्ज बनता है कि पहले वो ऐसे क्वेश्चनों करे बच्चे से, ऐसे प्रश्न करे बच्चों को आते हैं, प्रेरित करे, और उसके बाद धीरे धीरे ज्ञात से अज्ञात की ओर ले जाएगा। ये शिक्षण सूत्र हैं जो हमें रेगुलर बीएड में पढ़ने को मिलेंगे। अगर एक करस्पॉन्डेंस बीएड कोई करके आ रहा है, उसको जब ये सारी चीजें आती नहीं है, तो वह सफेद शिक्षण बन ही नहीं सकता, वो अपनी क्लास को संतुष्ट नहीं कर सकता। दूसरा प्रश्न मेरा एक आपसे ये रहेगा कि आज के समय में बेरोजगारी अपनी चरम सीमा पर है, तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर देखिए, मैं इस चीज के लिए दोनों ही चीजें हैं। एक तो पूरा उत्तर प्रदेश इससे ग्रसित हो रहा है कि हम पिछले 2 सालों में लॉकडाउन हम लोगों को दैनिक जीवन नहीं जीने दे रहा। तो कुछ तो बेरोजगारियां हैं, कुछ कंपनियां बंद हो गई हैं, जैसे कुछ कॉलेज भी हैं पिछले कभी 4 महीने से नहीं खुल रहे हैं। बच्चों की स्थिति बिगड़ती जा रही है, अध्यापकों का आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है, और उसके लिए बेरोजगारियां इतनी फैल रही हैं कि आज के समय में ये हाल है कि पढ़े लिखे लोग भी घर बैठे हुए हैं। चाहे वो कोई एमएड है, चाहे बीएड है, या किसी ने टेट कर रखा है, या कोई एमबीए किया हुआ है, तो बेरोजगारी के मामले में मैं यही कहूंगा कि बेरोजगारी इस हद तक फैली हुई है कि एजुकेटेड लोग भी घर पे बैठे हुए हैं, और वो इतना मानसिक अवसाद में है, इतना मानसिक प्रेशर में है, इतना आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं कि वो अपने परिवार का पालन भी एक अच्छे रूप में नहीं कर पा रहे हैं। और ये स्थिति जब भी सामान्य हो सकती है जब उत्तर प्रदेश सरकार इस पर ध्यान दे कि हम इस लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए, अपने कोरोना समय को ध्यान में रखते हुए, कोरोना ऐसी महामारी को ध्यान में रखते हुए उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके से बचाया जा सकता है, जो अपने दैनिक जीवन को अच्छे तरीके से चलाया जा सके, और अपनी बेरोजगारी को, जो बेरोजगारी फैल रही है, जो आजकल लोग सुसाइड कर रहे हैं, आग लगा रहे हैं, घर परिवार छोड़ के जा रहे हैं, घर घर में कलह स्टार्ट हो गई हैं, इस बेरोजगारी को कैसे समाप्त किया सकता है, इस पर एक बार उत्तर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। एक और प्रश्न रहेगा, जैसे कि आज के समय में सरकारी स्कूल हैं और दूसरा एक प्राइवेट सेक्टर के स्कूल हैं, जहां मतलब एक अच्छे टीचर्स रखे जाते हैं, मतलब काफ़ी अच्छे तरीके से वो बच्चों को पढ़ाते भी हैं, लेकिन उनका जो सैलरी मानक है वो डिसाइडेड नहीं है, उनको कम सैलरी पर रख लिया जाता है, लेकिन वो बच्चों को बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं। एक गवर्नमेंट टीचर है, वो मतलब ना तो स्कूल जाता है और वो अपने ही मतलब किसी व्यक्ति को रख देता है, वो 5,000 रुपये स्कूल में पढ़ाने चला जाता है वो व्यक्ति, तो मतलब वहाँ एक सरकारी स्कूल में बच्चों को नहीं पढ़ाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो जनता है, जो देश के जो माँ बाप हैं, वो कहीं ना कहीं अपने बच्चों को प्राइवेट सेक्टर की तरफ बच्चों को भेज रहे हैं, और सरकारी स्कूल एक तरीके से ठप होते चले जा रहे हैं। तो उसके ऊपर आप क्या कहेंगे? सर उसके ऊपर मैं अभी ये कहूंगा, अभी योगी सरकार ने और मोदी सरकार ने कुछ दिन पहले एक शासनादेश जारी किया था जी, और उस शासनादेश में स्पष्ट निर्देश दिए गए थे कि जितने भी सरकारी लोग हैं, जितने मंत्री, विधायक, एमएलसी या सरकारी टीचर हैं, वो अपने बच्चों को सरकारी विद्यालयों में पढ़ाएंगे, और ऐसा स्पष्ट आदेश था। लेकिन इसका पालन किस हद तक हुआ, ये उत्तर प्रदेश सरकार अच्छी तरीके से जानती है। यानी कि आज तक की स्थिति ये है कि मुझे जहां तक लगता है कि जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसर हैं या सरकारी अध्यापक हैं, वो अपने बच्चों को अच्छे से सेंट डोमिनिक्स और कॉन्वेंट विद्यालयों में पढ़ा रहे हैं। ठीक है, जब ये शासनादेश जारी किया गया तो इस शासनादेश पे कितनी कार्रवाई हुई, इस प्रकार से उस बात को उत्तर प्रदेश सरकार ने आज तक देखा क्यों नहीं? और मैं यही कहना चाहूंगा कि जब एक पढ़ा हुआ व्यक्ति, उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि हमें पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार नहीं मिल रहे हैं, उत्तर सरकार भी यही कहती है, केंद्र सरकार भी यही कहती है कि उत्तर प्रदेश में पढ़े लिखे लोग नहीं है, इसलिए बेरोजगारी फैल रही है। जब पढ़े लिखे लोग नहीं है तो पढ़े लिखे लोग इतने हैं कि आज की स्थिति भी है कि बीएड और बीटीसी की हुए कम से कम 16 लाख लोग टीचर आज भी वेटिंग में हैं। अगर आज 16 लाख वैकेंसियां निकल जाती हैं, उत्तर प्रदेश सरकार अगर 16 लाख टीचरों की वैकेंसी निकालती है, तो मुझे लगता है 16 लाख वैकेंसी फुल होने के बावजूद भी 2 से 3 लाख लोग ऐसे रह जाएंगे जो बीएड और बीटीसी टेट पास होंगे। तो बेरोजगारी तो फैल रही है। और फर्क अगर प्राइवेट और गवर्नमेंट स्कूलों का आता है,
अगर उत्तर प्रदेश सरकार ये कहती है कि गवर्नमेंट विद्यालयों की स्थिति को हमने सुधार दिया है, गवर्नमेंट विद्यालयों की स्थिति को हमने बहुत अच्छा बिगाड़ बना दिया है, ऐसे ऐसे विद्यालय हैं जिन विद्यालयों में 10 स्टूडेंटों का नामांकन नहीं है, 1 से लेकर के 5 तक 10 स्टूडेंट नहीं है, और 4 और 1 का रेशो रहता है, 1 प्रिंसिपल 4 टीचर और अब तो शिक्षा मित्र भी रह रहे हैं। तो जब उस स्कूल में विद्यालय नहीं में बच्चे नहीं है, तो वहां पे फिर 52 हजार रुपए और ये 40 हजार रुपए सैलरी उन अध्यापकों को किस बात की दी जा रही है? और इतना भ्रष्ट तंत्र बना हुआ है, इस पर कोई बोलने को तैयार नहीं होता कि बीओ से लेकर के बीएसए तक, खंड शिक्षा अधिकारी तक, बीएसए तक सबका महीनादारी बना हुआ है। अगर बच्चे नहीं है विद्यालय में तो टीचर घर पे जा रहे हैं, 15 दिन 10 दिन का घर काट के आते हैं, और उसका जो बचता है, अगर 1500 रुपए की 1 दिन की सैलरी बनती है तो 10 दिन की सैलरी 15,000 रुपए होगी, और 15,000 और 5,000 रुपए रिश्वत किसी एबीएस या बीएसए साहब को दे दी जाए तो क्या फर्क पड़ता है अध्यापक को? और इस तरीके से गवर्नमेंट विद्यालयों की शिक्षा स्तर इतना गिरता जा रहा है कि आज गवर्नमेंट सरकार जब ये कहती है कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई हो रही है, तो फिर वो सरकारी लोग अपने बच्चों को क्यों नहीं पढ़ा रहे सरकारी विद्यालयों में? उन्हें पढ़ाना चाहिए ना। और वहीं दूसरी ओर जो पढ़ा लिखा व्यक्ति है, जो अच्छा बीएड, एमएड और बीटीसी करके बैठा है और टेट, सुपर टेट भी करके बैठा है, वो 7,000 रुपए 6,000 रुपए दे करके किसी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ा रहा है, और वहां पे इतनी अच्छी पढ़ाई हो रही है कि वो 6,000 का टीचर वहीं पे पढ़ा रहा है। तो सरकार की ये बात कहीं पसती नहीं है। एक तो सरकार कहती है कि मुझे योग्य उम्मीदवार नहीं मिलते, और दूसरा भी ये कहती है कि प्राइवेट जो सरकारी विद्यालय हैं उनकी स्थिति हम सुधार रहे हैं, और कहीं कहीं तो ऐसे विद्यालय हैं कि जहां यही नहीं पता कि विद्यालय कितने सालों से खुला नहीं है, विद्यालय में पानी भरे हुए हैं। तो सरकार जब इस स्थिति से परिचित जब होगी, जब पूरे नीचे से लेकर के ऊपर तक का सिस्टम पूरा बनेगा। और मैं लास्ट में यही कहूंगा कि सरकारी विद्यालयों की स्थिति जानने की अगर बात है तो शिक्षा के नाम पर 0/0 एक भी अक्षर की पढ़ाई सरकारी विद्यालय में नहीं होती। पूरे तरीके से 10-5 विद्यालय ऐसे होंगे जहां नई जो हम उम्र जैसे लोग लगे हैं, जो अभी लगे हुए हैं, जो मेहनत भी कर रहे हैं, चाहे वो मोटिवेशन तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो इनोवेशन तरीके से कर रहे हैं, चाहे वो किसी और तरीके से कर भी रहे हैं। जो पुराने टीचर हैं, जो पुराने लगे हुए हैं 10-20 साल से, वो लोग नए टीचरों को कार्य नहीं करने दे रहे। तो कार्य करने दे रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि जब ये कार्य करने का तो हमें भी कार्य करना पड़ेगा, इसलिए अच्छा जैसे हम और वैसे तुम। तो सरकारी हिस्सों की विद्यालयों की जो स्थिति है वो फिलहाल बिगड़ी हुई है, और कंपेरिजन टू प्राइवेट, गवर्नमेंट और सेंट डोमिनेंसेस। अभी हमारे साथ थे कुलदीप जी, जिन्होंने साइकोलॉजी के तथ्य को लेकर काफ़ी जानकारी दी, बीएड, बीटीसी को लेकर काफ़ी जानकारी दी, और सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र की तरफ बिल्कुल नहीं सोचा, उसके बारे में भी काफ़ी बताया। मेरा केवल यही कहना है कि सरकार को सोचना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में जो स्कूल हैं उसकी तरफ अपने सरकारी स्कूलों को भी बनाना चाहिए उसी की तरह। अंत में मैं आपसे विदाई लेता हूँ, और जुड़े रहिए अपना भारत 24 न्यूज़ के साथ।